नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, यानी कि जो नीतीश कुमार की जो अभी हाल में नई सरकार बहाल हुई है उसका फ्लोर टेस्ट होगा। विश्वास मत उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके पीछे एक बड़े खेले की कहानी है। खेला यानी कि बिहार में एक बड़ा खेला की तैयारी है, और खेला इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन लोटस की तैयारी और उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन लालटेन की बात की जा रही है। ऑपरेशन लालटेन, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जेडीयू को, यानी कि नीतीश कुमार को यह डर है कि उनके विधायकों को आरजेडी तोड़ सकती है, और इस वजह से आपने देखा होगा। और उसी तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं, 19 में से करीब 17 विधायकों को ये ऑफिशियल तौर पर यह बताया गया है कि वो उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या ऑपरेशन लोटस को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन लालटेन अब क्या सफल हो पाएगा, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल है। काफी बयानबाजी हो रही है, जैसे आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान दिया है और कहा है कि ऑपरेशन लालटेन होगा और बीजेपी के साथ ही एक बड़ा खेल हो जाएगा। तो देखना यह होगा कि इस बड़े खेले में जीत किसकी होती है। लेकिन आपको ये बात बता दें और दावे के तौर पर कि नीतीश कुमार की को इस समय काफी डर है। उनको ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि उनके एमएलए टूट जाए, और अगर उनके एमएलए टूटते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कमजोर होंगे, और कमजोर नीतीश कुमार जैसे ही होंगे वैसे ही बीजेपी बनाम आरजेडी की लड़ाई होगी, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत आसान सा खेल हो जाएगा। तो क्या ये एक बड़ा षड्यंत्र है, या फिर इसे कहा जाए कि ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन में अब किसकी जीत होगी? बहरहाल देखेंगे कि क्या कुछ होता है 12 फरवरी को। लेकिन बिहार की इस ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन की राजनीति पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ दीपक कोचगावे जी हैं, जो कि पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रूपेश जी हैं, जो कि एक काफी जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं बिहार से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीरेंद्र नागर साहब, पूर्व संपादक नवभारत टाइम्स वेबसाइट के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में दीपक कोचगावे जी से शुरू करती हूँ कि दीपक कोचगावे जी, ये ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार, और क्या इसको लेकर क्या गतिविधियां हैं कि जिससे कि हम कहें कि ऑपरेशन लालटेन भी आरजेडी कर सकती है? अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर, अनम्यूट करिए। दीपक जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ, नमस्कार। ये और सरकार बनने के बाद जिस तरह से ये गेम चल रहा है, अब ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और सबको ये शंका हो रही तरफ न चला जाए। और इसको लेकर हर लोग, हर दल, बीजेपी का के विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर, चर्चा यह है कि बोधगया में स्टॉप किया गया है 11 तारीख तक। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी भी समझ रही है कि कहीं कुछ मामला चल रहा है और उसके 10 से 15 विधायक नाराज हैं, ये भी बताया जा रहा है। अब पास्ट हिस्ट्री भी ये बीजेपी का दिखा है, 92 का हिस्ट्री दिखा है। जब 10 आदमी, जब लालू प्रसाद को सरकार बनानी थी तो 10 नामधारी जो थे उस वक्त, इंदर सिंह नामधारी के साथ 10 बीजेपी के लोग हटकर लालू प्रसाद के साथ आ गए थे। और लालू प्रसाद ने सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आईपीएफ को मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय बहुमत 162 का था और हाउस 324 का था। तो ये लालू यादव का हिस्ट्री जो रहा है उससे बीजेपी चौकन्ना, बीजेपी भी हो गई है। जहां तक जेडीयू के एमएलए की बात है, कहा यह जा रहा है, क्योंकि ये कोई दस्तावेज नहीं है, तो हम तो चर्चा करते हैं 10 लोगों के बाद से और कुछ ऐसे कनेक्शन है उसको लेके। उसमें ये लगता है कि जेडीयू के भी कुछ लोग नाराज है कि ये जो मिलन हुआ है ये ठीक नहीं है। मगर संदिग्ध भाषण सम्राट चौधरी का भी होता है, जिससे ये लगता है कि सम्राट चौधरी ने कल ऐसा क्यों कहा। उन्होंने ये कहा कि नीतीश जी चाहते थे कि यह हो जाए और हमारे नेता मान गए,
मगर 25 में हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी। हम गठबंधन में हैं अभी, और गठबंधन का तो कहीं न कहीं से बीजेपी में भी एक दुख है इस बात का कि इस तरह का मामला क्यों हुआ। मगर देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि बहुमत 200 आंकड़ा, 228 का आंकड़ा है उनके पास, ये वाकई है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी के अंदर भी पार्टी में फूट है। अब आगे क्या होता है, 4 आदमी अगर जीतन राम मांझी इधर आते हैं तो बीजेपी को कम से कम 9, आरजेडी को 9 लोगों को क्रॉस वोटिंग कराना होगा, या एब्सटेन कराना होगा, या कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे कि मामला वहां तक जा सकता है। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, विधानसभा स्पीकर ने साफ कह दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने कार्य संचालन नियमावली का हवाला दिया है और कहा है कि वो जो हमें नोटिस मिला है वो 14 दिन तक है, और मैं उस दिन तक हूं, और 12 तारीख को उनको मेजोरिटी प्रूफ करना है। तो जब 12 तारीख को मेजोरिटी प्रूफ करना है तो फिर 12 तारीख का जो होगा, अगर ये बजट सत्र है तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो लोग दिवंगत हुए हैं उनका शोक होगा, ये, और तब तक वो सारा काम वो कराएंगे अवध बिहारी चौधरी। तो ये मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है नियमावली में। और नीतीश कुमार से जब इस बारे में बात पूछी गई, वो चुप लगा गए, कुछ नहीं बोले उस पर। तो नियमावली के हिसाब से इस मामला फंस गया। और उस नहीं, दिन लेकिन आज दीपक जी, विधानसभा दीपक के जी, क्या ये बात, अध्यक्ष ने दीपक जी, कहा कि मुझे दीपक नोटिस जी, मिली है, मगर वो सदन दीपक को जी, बताएंगे उस दिन कि मुझे नोटिस मिली है, और ये जानकारी आपको दे रहा हूं, और 12 तारीख तक तो वो रहेंगे। और ये मामला एनडीए के लिए बहुत परेशानी का है। मगर हाँ, नहीं, मुझे पटना ये में बताइए, हर एक सेकंड, दल दीपक जी, डरी हुई एक है, सेकंड, दीपक जी, एक जेडीयू मिनट डरी मेरी हुई बात है, सुनिए। कांग्रेस तो दीपक जी, हैदराबाद में ही है। दीपक जी, दीपक जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। मैं कह रही हूँ कि क्या ये सही बात है कि सम्राट चौधरी ने एक बुधवार को एक भोज आयोजित किया था, उस भोज में कई बीजेपी के एमएलएज नहीं पहुंचे थे? क्या ये बात सही है? आपको आवाज आ रही है? दीपक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। मैं जब तक रुपेश जी आवाज के नहीं पास आ आती रही हूँ, है। रुपेश जी, हाँ, रुपेश जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि क्या ये वाकई में ऑपरेशन लोटस को लेकर आरजेडी काफी सक्रिय है, और जिससे नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किलें पड़ रही हैं, और क्या वो वाकई में बेचैन है कि ऐसा कुछ अगर हो गया तो फिर हो सकता है कि उनकी सरकार चली जाए? आपको क्या लगता है जी? अभी जिस तरह से भाजपा इस बार अपने विधायकों को एकत्रित रखने की कोशिश कर रही है, और लगातार उस पर भी आपने भोज का जिक्र किया, और उसके अलावा भी जिस तरह से बीजेपी स्टैंड ले रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं कुछ संदेह उनको अवश्य हो गया है। और इसलिए हो सकता है कि आरजेडी का कुछ ऐसा खेला हाँ, कुछ हो जाए, आरजेडी के माध्यम से हो जाए। तो ये लगातार ऐसा दिख भी रहा है। और जीतन राम मांझी जिस तरीके से लगातार वो बोले हैं, और अभी जब उन्होंने कह दिया कि मुझे ऑफर है मुख्यमंत्री का, तो इससे भी एक संदेह बनता है कि कहीं ना कहीं से ये कुछ ऑपरेशन होने की संभावना है। और जो पोस्टर उनका था कुछ दिन पहले तेजस्वी का, उससे भी ये लग रहा है कि ये लोग चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं। आरजेडी भी कोई ऐसी प्रयास कर रही है जिससे कि शायद नीतीश कुमार को परेशानी हो जाए। और इसलिए बिहार में दो परिस्थितियां लगातार बनी हुई है। एक तो ये कि शायद कहीं ऐसा हो, बीजेपी यह देख रहा हो कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो फिर हम राष्ट्रपति शासन के लिए जल्दी से प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और जो विश्वस्त सूत्रों से बातचीत हो रही है, कि तेजस्वी भी तैयार हैं। अगर जैसे ही होगा, अगर फ्लोर पे ये समर्थन अगर इनको नहीं मिल पाता है, तब फिर ये शायद तुरंत
जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की घोषणा करते हुए और ये लोग फिर से सक्रिय हो जाएंगे। तो ये चीज दिख रहा है कि बीजेपी जो है परेशान है और उनके सामने चुनौती भी है। और जिस आप देख रहे होंगे कि अभी भारत रत्न का जो सिलसिला जिस तरीके से चल पा रहा है, इससे ये लग रहा है कि बीजेपी कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो अलग अलग दांव को भी साथ में वो कर रही है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। जी ठीक है, अब मैं नीरेन जी के पास आती हूँ कि नीरेन जी, ये जो सारी बातें ऑपरेशन लालटेन बनाम ऑपरेशन लोटस हो रही है, राष्ट्रीय अगर तौर पर अगर इसको एक लेवल पर देखा जाए तो ये किस तरीके का खेल है? क्या ये खेल बीजेपी करवा रही है या फिर ये खेल नेचुरली इस समय बिहार की पॉलिटिक्स में हो रहा है, जहां पर आरजेडी भी अपना कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं चाह रही है, जो भी उसके दमखम में पॉसिबल है उस चीज को वो एक्सप्लोर करना चाह रही है, या फिर कोई एक ये बड़ा खेल बीजेपी रचने की कोशिश कर रही है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद जो आगे 2025 का चुनाव होगा वो भी चीज है। कई लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर आरजेडी बनाम बीजेपी हो जाता है तो बीजेपी के लिए लालू यादव को कसने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और नीतीश को पहले खत्म करने का ही प्लान है कि उनको राजनीतिक तौर पर नीतीश को खत्म कर दिया जाए। तो क्या ये एक बड़ा प्लान लगता है? क्या आपको लग रहा है इस समय बिहार का जो खेला हो रहा है उसको देख के? जी नीरज जी। देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो मुझे नहीं लगता तेजस्वी ने जो कहा था खेला हो गए या खेला होगा, तो उसे वैसे कह दिया ताकि अपने समर्थकों का जोश बना रहे। तो मुझे एज सच अब मांझी का मामला कुछ पता नहीं, वो क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ वो जयंत चौधरी की तरह हैं, तो इसीलिए वो कुछ करे तो अलग बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी। इसलिए नहीं टूटेगी कि अभी विधानसभा चुनाव हो नहीं रहे। तो जो विधायक अगर टूटना भी चाहे तो फिर वो डिफेक्शन वाला मामला आएगा, फिर आगे जाके स्पीकर अगर इनका बन गया तो उनका मेंबरी जो है 1-1.25 साल की जो बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तो नीतीश की पार्टी तो टूटने वाली नहीं है, भले कोई नाराज हो, अभी कुछ नहीं होगा। मांझी को कर जाए और इधर उधर कर ले तो अलग बात है। और अभी सरकार केंद्र में बीजेपी की है, का है। स्पीकर 1-2 दिन के लिए शायद इनका हो जाए, लेकिन बाद में स्पीकर उन्हीं का होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कोई विधायक तो नहीं टूटेगा, मुझे ऐसा लगता है। और तेजस्वी ने जो बात कही है वो दूसरी पार्टी को हड़काने के लिए थोड़ा था कि वो टेंडर हुक पे आ जाए कि क्या करे नहीं करे, कहीं कुछ करने तो नहीं जा रहा है, वो कहने की टॉपिक ज्यादा है, उसमें दम कम नजर आता है। दूसरी बात आपने कही बीजेपी की राजनीति क्या, बीजेपी का लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स तो यही है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स यही है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, और जैसे कि वो हर जगह कर रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ये नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स अभी नीतीश को बनाए रखने की है। ये है कि नीतीश के साथ जितने भी 40 एमएलए हैं, 40-45 जो भी एमएलए हैं, वो उन्हीं के अंडर में है। जब नीतीश सीन पे नहीं रहेंगे या नीतीश इतने कमजोर हो जाएंगे, जैसे हम जानते हैं कि नीतीश का वोट सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया है, जो कभी 22% था 19 में, फिर घट गया। तो 1 साल बाद जब चुनाव हुई, जबकि वो बीजेपी के साथ दोनों मौकों पे बीजेपी के साथ लड़े थे, जब आरजेडी के साथ लड़े थे तो उनका वोट शेयर 18-19%, तो बीजेपी के साथ लड़े तो उनका वोट शेयर 15% पे आ गया। यानी इसका मतलब कि 2020 का अगर हम देखें तो सिर्फ बिहार की 19 पॉपुलेशन है, सिर्फ 15% पॉपुलेशन नीतीश के साथ है, ये 20 की बात है। तो और बाकी पार्टियां उससे ज्यादा है, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। तो नीतीश जो है बिहार के सबसे पॉपुलर नेता है, ये बिल्कुल बकवास है। अगर आप 20 का वोट शेयर देखें तो नीतीश और बीजेपी का और देखें तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी है, बीजेपी नंबर 2 है, और ये 15% पे है। तो नीतीश वैसे पॉपुलर नहीं है, वो हवा बहुत बन गई है सुशांत बाबू के। वैसे अब नाम उनका पलटू कुमार या पलटू राम जो है ज्यादा सही है। तो इसीलिए निश्चित रूप से नीतीश जैसे जैसे कमजोर होते जाएंगे और थोड़ा बहुत जो वोट बैंक है वो खत्म होता जाएगा, तो नीतीश की पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी वेट कर रही है। हाँ, ये अलग बात है कि जब अगले साल अगर चुनाव हुए और इनकेस ये उनके साथ रहे बीजेपी के साथ, तो क्या नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे? मुझे नहीं लगता। तो उस समय नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार अपना गेम प्लान बहुत लंबा, मुझे लग रहा है वो टेम्परेरी ही ज्यादा सोचते। आज की तारीख में मेरे लिए क्या फायदेमंद है? लोकसभा चुनाव में उनको लग रहा होगा कि बीजेपी के साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है, या उनके एमपी जो है उनका दबाव होगा। निश्चित एमपी जो है, जो जितने पिछली बार बीजेपी के साथ तालमेल करके जीते थे, इस बार नहीं जीते, उतने सीटें उनको मिलेंगे नहीं। तो बीजेपी जो उनके एमपी हैं, जो उनका सवर्ण थोड़ा वोट बैंक है, वोट शेयर है, तो इस कारण से वो 6-6 महीने की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी की लॉन्ग टर्म राजनीति बिल्कुल नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की है,
और वो खत्म होगी निश्चित रूप से। नीतीश कुमार एकमात्र व्यक्ति हैं, कोई सेकंड लाइन है भी नहीं उनके, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो उनकी पार्टी खत्म होने वाली, और तब आगे जाके बीजेपी वर्सेस आरजेडी को होगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अगर खत्म होती है तो ये नहीं कि बीजेपी को फायदा हो, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, तो कुछ उधर जाएंगे बीजेपी में जाए, कुछ आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी ही एक मात्र पार्टी होगी जो कि ओबीसी और दूसरी पार्टी एक जमघट होगा। हाँ, दलित कहाँ जाएंगे, पासवानी पार्टी कहना मुश्किल है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स ये, शॉर्ट टर्म में मैं नहीं समझता कि अभी नीतीश कुमार को तुरंत खत्म करने की उनकी योजना है। ठीक है, अब मैं दीपक जी के पास आती हूँ कि दीपक जी, तो क्या ये केवल एक हवा और पानी बनाने की कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से, ऑपरेशन लालटेन अगर वो उसकी बात कर रहे हैं, या वाकई में खतरा है नीतीश कुमार के ऊपर कि उनके एमएलएस टूट जाएंगे? क्या वाकई में ये बेचैनी नीतीश कुमार को रियलिस्टिक टर्म्स में है, या ये केवल एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है आरजेडी की तरफ से, जो बार बार इस बात को लेकर उनके कई नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि देखिए हम ऑपरेशन लोटस को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन लालटेन किया जाएगा? जी हाँ, बोलिए बोलिए दीपक। देखिए, स्थिति जिस तरह की है, आपने जो कहा कि हवा है या कुछ है, देखिए हाँ, राजनीति सर आप, में तो आवाज ये आपकी सब क्लियर हवा नहीं है चलती सर। है, मगर ये हवा में अगर इस तरह से और आप बहुमत प्रमाणित कर देंगे, ये तोड़ने वाली बात है, तो बहुत विधायकों को तोड़ना पड़ेगा ना। अगर 43 है तो उसमें 23 विधायक को तोड़ना पड़ेगा। मगर मगर जिस तरह का ये हवा है और जिस तरह से बीजेपी भी बहुत सीरियस नहीं है इसमें, वो अपने ये को बचाना चाह रही है। नीतीश कुमार अभी मिलकर आए हैं, देखिए लालू यादव खुद गेम कर रहे हैं। अब लग रहा है मुझे लालू यादव भले शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मगर पिछले बैकग्राउंड से उनकी इच्छा है कि हर हाल में 8 विधायक को वो एक्सटेंड करा दें, चाहे उन्हें लोकसभा का ये दिखा दें या विधानसभा का दिखा दें। 8 आदमी को एब्सेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हवा तो बहुत तेज है, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें। मगर हाँ, अभी तक मुझे जो लग रहा है कि अभी तक ये हवा में थोड़ा दम दिख रहा है, थोड़ा। आगे क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, हाउस में होगा तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर ये हाउस में इस तरह का होगा तो नीतीश कुमार प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। बिहार में, बिहार बढ़ रहा है प्रेसिडेंट रूल की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि महागठबंधन को सरकार नहीं बनाने देंगे, और ये बीजेपी की पहले से इच्छा रही है कि भाई मैं राष्ट्रपति शासन कराऊंगा, चूंकि होम मिनिस्ट्री नहीं मिली है उनको। अगर वो राष्ट्रपति शासन कराएंगे तो पूरी तरीके से वो चुनाव में हावी होंगे। आपने देखा बीजेपी ने आज जयंत चौधरी को लाने के लिए भारत रत्न की घोषणा हो गई, तो ये रेवड़ी की तरह बढ़ता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल लगाना उनके लिए बहुत बड़ा मामला नहीं होगा, और मुझे लगता है कि ये बिहार बढ़ रहा है। मगर हाँ, बीजेपी डरी हुई है, क्यों लेके गई अपने विधायकों को बोध गया। आज जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक का स्विच ऑफ है, हो सकता है इंस्ट्रक्शन और स्विच ऑफ होने का, मगर कहीं ना कहीं कुछ दाल है। मुझे जो उम्मीद लगती है कि सबसे बड़ा खेला जो है वो हाउस में है, और स्पीकर का मामला है। बवाल होगा, बहुत तरह की बातें होंगी। कल बिहार के विधानसभा में आपने देखा है कि तरह का हंगामा, किस तरह का एक बार मारपीट हुआ, ये सब भी होगी। तो देखिए क्या होता है, रास्ता तो बढ़ रहा है तरफ। ठीक है, अब रूपेश जी मैं आपके पास आती हूँ कि बीजेपी क्योंकि अपने विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के नाम पर वो वहां बोधगया अगर लेकर जा रही है, तो वाकई में क्या इस तरीके का डर हमने बीजेपी में पहले कभी देखा है बिहार की राजनीति में? जब से खासकर मोदी जी आए हैं, आपने कभी बीजेपी को इतना डरा सहमा देखा है, या फिर केवल एक ये पोस्चरिंग है और ये भी चैलेंज वो लोग ओवरकम कर लेंगे? वही है रूपेश जी। ये बीजेपी पहली बार वो लग रहा है कि वो डरी हुई है बिहार के राजनीति में। और देखिए बिहार की राजनीति में पहले ही तो उनको 39 सीट आ चुका था,
जो पिछला संसद के चुनाव में, लेकिन इस बार जो परिस्थिति उनको दिख रही है, और अभी भी वो नीतीश जी के जाने के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां की वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि उनको 39 सीट वापस मिलेगा। ये उनको वो भी एक है डर, और इसलिए इसी के कारण ये जो उसको आत्मबल नहीं मिल रहा है, इसके कारण से बिहार के विधानसभा में भी वो कहीं ना कहीं से इस सब परिस्थिति के बावजूद वो कमजोर दिख रहे हैं। और वो जो अभी आपने बताया कि वो जो बोध गया ले गए अपने एमएलए को, वो आज के समय में ले जाने का मतलब क्या है? आज के समय में ले जाने का अभिप्राय यही है कि कहीं ना कहीं से वो डरे हुए हैं। और दीपक जी ने, मैं भी से हम लोग यहाँ शाही हो रही है कि भारत रत्न का जिस तरीके से किया गया है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी को अभी भी वो संसद में इतनी बात बोल दिए हों, लेकिन वो कहीं न कहीं से वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से वो सभी तरह के भारत रत्न का मसला हो या अपने पार्टी के अंदर रोकने की बात हो, इसको किए हुए। देखिए, उनके एमएलए भी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे। ये मैं आपको ऐसे जो चर्चाएं होती है, उस चर्चाओं से मैं ये बात कहना चाहता हूं आपको। लेकिन केंद्रीय राजनीति चाहती है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार फेल होते हैं तो वो राष्ट्रपति शासन लगा दे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। वो केंद्रीय राजनीति चाहती है, लेकिन स्थानीय जो विधायक है वो नहीं चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि उनको ये डर है कि हम अगली बार एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये परिस्थितियां उनके लिए है मौजूद। और उसी तरीके से जेडीयू के अंदर भी ये परिस्थितियां बनी हुई है कि हम हो सकता है कि बीजेपी को मिल जाए सीट, लेकिन हमको सीट मिलने में शायद दिक्कत होगा। इसलिए जेडीयू के लोग, ये जो टूटने की संभावना जो बनी हुई है अभी भी, वो इन कारणों से वो जो और वो कुछ ऐसे विधायक है जिनका कि पता नहीं चल पा रहा है, आखिर जेडीयू के साथ संपर्क कुछ विधायकों का नहीं हो पा रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही है। तो नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि रुपेश जी, जो कल से खबरें चल रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी बार बार इस चीज को बताने की कोशिश कर रही है अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से कि आरजेडी 17 एमएलए के टच में है, और यानी कि 17 बीजेपी और जेडीयू के एमएलए को मिलाकर, और जबकि तेजस्वी को तो केवल 7 या 8 एमएलए ही चाहिए। तो क्या ये जो 17 वाला फिगर है जो बार बार आरजेडी बताने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई तथ्य है कि 17 एमएलए के टच में है आरजेडी? जी रुपेश जी। जी, ऐसा मुझे भी जो खबर मिल रही है उससे मुझे भी यही, इसी तरह से खबर से ही ये पता चल रहा है। आरजेडी जो ये बात कह रही है, इसमें कहीं ना कहीं से वो सक्रिय है, आरजेडी सक्रिय है, लालू जी सक्रिय है इसमें, ऐसा मतलब शहर में चर्चा है। और हम चूंकि पटना में है, और पटना में जो बातें हो रही है अलग अलग पॉलिटिकल सर्किल में, उससे ये बातें पता चल पा रही है कि आरजेडी इस बार सक्रिय है। और इसलिए अवध बिहारी चौधरी जी का जो इस बार पहला जो इस बार है, उसी में ये पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो पहला जो उनको इससे सामना करना पड़ेगा, और वो अपने को कह रहे हैं कि मैं इस बार अध्यक्ष हूं, और जो नियमावली का जो बात उन्होंने जिक्र किया है, इससे लग रहा है कि आरजेडी कुछ प्लान की हुई है, कोई ऑपरेशन करना चाहती है। और हो सकता है कि वो सीधे तौर पे न दिखे, लेकिन फ्लोर टेस्ट भी जब उनका होगा अध्यक्ष का, तो उसमें हो सकता है कि जेडीयू के विधायक पहुंचे ही नहीं। मतलब वो सीधे तौर पे नहीं हो, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, तो इससे भी एक आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा चल रही है कि सीधे पहले टूटेंगे नहीं, लेकिन वो अनुपस्थित हो जाएंगे, और अनुपस्थित जब हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे फिर वो ऑपरेशन लालटेन की जो बात कर रहे हैं वो बात साबित हो जाएगा। तो ये है कि सीधे टूटेंगे नहीं, वो अनुपस्थित हो जाएंगे। तो ये एक परिस्थितियां मुझे लग रही है कि ये बनी हुई है लगातार। जी जी, मैं एक सवाल दीपक जी से भी करूंगी, उसके बाद फिर नीरेन जी के पास आती हूँ कि दीपक जी, कितनी संभावना आपको लग रही है, और जो भी जो नियमावली है, जो नंबर्स जिस तरीके से विधानसभा के अंदर इस समय दिख रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि अनुपस्थिति हो जाती है लोगों की, तो फिर कितने चांसेस हैं, कितना % चांस होगा कि नीतीश की सरकार नहीं बचेगी? जी दीपक जी। ये संभावनाओं
बोलिए बोलिए बोलिए, आज आपके ऑडियो में काफी दिक्कत है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए आवाज थोड़ी आ नहीं रही है, नेट का प्रॉब्लम लग रहा है कुछ। आवाज जा रही है मेरी? हाँ मैं सुन सकती हूँ आपको, आप बोलिए आवाज जा रही बोलिए। है मेरी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। संभावना की बात है। 11 तारीख की रात में जब नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिलेंगे श्रवण कुमार के घर पर, जब उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया है, उस दिन पता चलेगा। मगर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में इस बात की चिंता है कि हमारे विधायकों को ठेकेदारों के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है, ये उनकी चिंता है। और उनकी चिंता ये भी है, देखिए अब देख रहा है कि आने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की क्या स्थिति भी दिखती है और आरजेडी में भी दिखती है। तो ये सारा चीज विधायक अपने को इंश्योर कर रहे हैं। मगर कहीं कुछ बात है, ये सारा मामला 11 तारीख की रात, जो कत्ल की रात कहा जाएगा उसको, वो कत्ल की रात है। 11 तारीख की रात में सारा खेल होगा और विधानसभा हंगामा से भरा पड़ा होगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ कुछ खेला होगा। कांग्रेस के विधायक क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात है। कांग्रेस के विधायक को बहुत प्रोटेक्ट करके आपने रखा हुआ है, क्या वो पाला बदलते हैं, क्या वो क्रॉस वोटिंग करते हैं? व्हीप तो हर एक पार्टी जारी करेगी, हर पार्टी व्हीप जारी करेगी, व्हीप का उल्लंघन से सदस्यता जाएगी। मगर क्रॉस वोटिंग अगर होता है तो उसमें सदस्यता जाने की संभावना नहीं होती है। तो ये क्रॉस वोटिंग होगा। और जिस दिन अवध बिहारी चौधरी बैठेंगे हाउस में और हंगामा होगा, तो सारे सदस्य खड़े होंगे और सारे सदस्य खड़े होके, क्योंकि उनके नियम से तो वो बंधे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नियम से, और वो वहीं पर खेला है। देखिए वहीं पर गेम है और हाउस में ही गेम है, ये गेम हाउस में होगा। और देखिए जब बजट सत्र होता है तो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, अभिभाषण होने के बाद शोक संदेश होता है। अब ये किस तरह से इसको मेजोरिटी प्रूव करेंगे, उस दिन करेंगे, एक दिन डिले करेंगे, क्या है ये नहीं कह सकता, क्योंकि राजभवन से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है लिखे कि आप 12 तारीख को मेजोरिटी प्रूव करें। मेन है मामला फंसा हुआ है स्पीकर के पास, और स्पीकर का मामला सबसे वाइटल है। मैं अभी भी बता रहा हूं कि एनडीए अगर सरकार बनाने में असफल होगी तो आरजेडी और महागठबंधन भी सरकार बिहार में नहीं बनाएगी और मामला राष्ट्रपति शासन की ओर जाएगा और गवर्नर रूल होगा बिहार में। नीरज जी, जो पूरी डर वाली स्थिति सामने आ रही है, यानी कि ईडी, सीबीआई सब कुछ बीजेपी के होने के बाद भी अगर आज बीजेपी के एमएलएज और इस तरह से डरे सहमे थोड़ा सा हैं, उनको लगता है कि हो सकता है कि कुछ खेला हो जाए, तो वो क्या किस बात का संकेत है? अभी आऊंगी दीपक जी आपके पास। हाँ नीरज जी से कमेंट ले लो। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये सतर्कता है, सतर्क होने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है डायरेक्ट। और इसलिए खतरा नहीं कि आप बिहार की स्थिति को कर्नाटक की स्थिति से नहीं कंपेयर कर सकते। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने मिलीजुली सरकार जो थी के लिए कुछ लोगों को एक्सटेंड कराया, लेकिन उस समय गवर्नर उनका था, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी। यानी ये तय था कि ये जो एमएलए जो एक्सटेंड कर रहे हैं, रिजाइन किया था उन्होंने, रिजाइन करके उनको फिर से उनको इलेक्शन लड़वाया गया और उनको जिताया गया। उनको यह आश्वासन था कि आपको एक मिनिस्ट्री दी जाए। जितने भी जो कांग्रेस या जेडीयू के थे जो कि छोड़ के गए थे या रिजाइन किया था, तो यहाँ पर अगर सवाल यह है कि जो जेडीयू के या बीजेपी के जो विधायक अगर एक्सटेंड करते हैं तो उनको मिलेगा क्या? जैसे दीपक जी ने कहा कि आरजेडी की सरकार नहीं बनने वाली है, वो नहीं बनने देंगे, गवर्नर नहीं बनने देंगे, तो क्या मिलेगा? तो जब तक मिलने की संभावना ना हो, अगर यहाँ पर उल्टी स्थिति होती, सेंटर में अगर यूपीए की सरकार होती, गवर्नर उनका होता, तब ये स्थिति हो सकती थी कि ठीक है नीतीश कुमार की सरकार गिर गई, आरजेडी की बन गई और जो एमएलए जो रिजाइन कर रहे हैं उनको फिर से उपचुनाव लड़वा दिया गया, उनको जिता दिया गया, उनको मिनिस्ट्री दे दी गई, भैया तुम अपना 8 आदमी हो, 8 लोगों की मिनिस्ट्री पक्की है। वो स्थिति वो देने को तैयार में नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आरजेडी के पास इतना पैसा है जो बीजेपी के पास है कि जब मिनिस्ट्री दे चलो तुमको 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ दे देते हैं। वो आरजेडी के पास वो पैसे भी नहीं है।
इसलिए मुझे ऐसी संभावना लग नहीं रही है कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी का वह भी एक्सटेंड करेगा या रिजाइन करेगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जेडीयू की जो है मेजोरिटी उनकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है। अब अंत में दीपक जी क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि कितने बीजेपी के एमएलएज क्रॉस करके और आरजेडी में जा सकते हैं, या जो बातें कही जा रही हैं आपको क्या लगता है कि स्थिति क्या बनेगी? बहुत संक्षेप में, फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी। जी जी दीपक जी। दीपक जी आपको आवाज आ रही है? दीपक जी हाँ, आ रही। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी के कितने एमएलए क्रॉस ओवर करके आरजेडी में जा सकते हैं, या क्या खेला हो सकता है? देखिए उनकी संख्या आरजेडी क्या में है, जाने कुछ के लिए, अंदाज? हाँ देखिए आरजेडी में जाने के लिए उनको 52, जब तक 52 विधायक नहीं हटेंगे तब तक तो आरजेडी में नहीं जा सकते हैं ना। वो एब्सेंट हो सकते हैं, वो क्रॉस वोट कर सकते हैं, वो सारी बातें कर सकते हैं, मगर इकट्ठे तो कोई पार्टी नहीं जा सकता है ना। इलेक्शन बिल का मामला बनता है पूरा हुआ, ये सवाल यहाँ नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि किस तरह हाउस में प्रेजेंस रहता है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का, भाजपा के विधायकों का, आरजेडी के विधायकों का। तो मेरा ये मानना है कि जो भी मामला है वो होगा। अगर क्रॉस वोटिंग, देखिए अगर अवध बिहारी चौधरी हाउस में कहेंगे कि मुझे नोटिस मिली है अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि वो सदस्यों के ये से द्वारा ही स्पीकर बनाए गए हैं, कि ये सदस्यों को बताएंगे कि मुझको ये मिला है और ये 14 दिन का मामला है, आज मैं 14 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो ये पेंच यहाँ से फंसेगा। और उसके बाद अगर देखिए अगर सरकार जाने की बात, अगर फ्लोर पर एनडीए हारेगी तो इसका असर देश पे पड़ेगा ना। फ्लोर पर हारने की बात नहीं है यहाँ, सवाल किस तरह से क्रॉस वोटिंग हो और ये जीत जाए ये स्पीकर, तो मामला वही खत्म हो जाएगा। अगर स्पीकर जीत जाते हैं तो मामला खेला खत्म हो। मेन खेल यहाँ पर है, इसी के लिए हर विधायक, हर दल अपने विधायकों को सुरक्षित रखना। दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता है, ये भी तो होता है कि आज बीजेपी के दुश्मन हैं लालू प्रसाद यादव, और उस समय आपको याद होगा कंधे पर ही सरकार बनाए थे उन्होंने, बीजेपी के ही लोगों को तोड़ा था उन्होंने। हालांकि पॉलिटिकल परिदृश्य बदल गए हैं और ये सब कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, नहीं क्या। जब आप आज देखिए राबड़ी देवी और उनकी दोनों बच्चियों को कोर्ट ने राहत दी, इंट्रीम बिल दे दिया है लैंड फॉर जॉब में। लैंड फॉर जॉब में आज उनको इंट्रीम बेल मिला है 28 फरवरी तक। तो कहीं ना कहीं कुछ भी देखिए राजनीतिक सौदेबाजी का खेला है, यहाँ कोई ना मेरा है ना कोई तेरा है, बात साफ है। तो आप सौदेबाजी कर सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं दिल से नीतीश कुमार भले कह दें कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, और भले सम्राट चौधरी कह दें कि हाँ हम इनके साथ, मन में तो वो कसक है, दिल में वो धुआं है कि अब नीतीश कुमार के साथ हम होंगे। तो क्या होगा नहीं होगा, ये सारा अरेंजमेंट अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक का है। और भाषाएं बोली जा रही हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, उससे लगता नहीं है कि नेचुरल अलायंस है ये। ठीक है, अब चलिए देखना होगा कि 12 फरवरी को क्या नहीं होता दिख है। रहा है। जी 12 फरवरी को हाँ। अब देखेंगे कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल अभी 11 की रात 11 की रात आपने कहा कि वो डिसाइसिव होगी, उस दिन कुछ भी खेल हो सकता है, लेकिन 12 को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या उस दिन होता है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन की जो खबरें हैं वो काफी सुर्खियों में बन गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, रुपेश जी, नीरेन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।